सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो कॉन्जिनेंटल डिसऑर्डर होता है, जन्मजात जो समस्या होता है, वो कौन सा होता है? एएसडी होता है, या फिर वीएसडी होता है, ठीक है, या फिर पीडीए होता है, पीडीए, ठीक है, और टीजीए। आपको पीडीए का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियस, ठीक है ना। पीडीए का जो फुल फॉर्म है कमेंट कीजिए। एएसडी आपका, बीएसडी और टीजीए। तो राइट आंसर क्या होगा? सबसे ज़्यादा जो आपका ये, चूंकि आपका जो है, आप बताइए यह किससे संबंधित, यह सब के सब रोग है, आप कमेंट कीजिए, ओके। और दूसरी चीज़ें है कि सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाला जो जन्मजात विकृति है, जो जन्म से मौजूद होता है, इनमें कौन है जो सबसे ज़्यादा होता है? तो माय डियर ऑप्शन नंबर बी, वीएसडी जो होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्टेड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों में यदि मिल्ड डायरिया यानी जो डायरिया होता है मिल्ड कैटेगरी का है, तो उसे हम लोग क्या देंगे? बच्चे में अगर मिल्ड मध्यम गति का अगर उसे डायरिया है, अतिसार है, तो उसे जो है हम लोग क्या देंगे? ठीक है, आईवी ड्रिप देंगे, एन ड्रिप और एंटीबायोटिक्स देंगे, एनडी ट्यूब, एनी ट्यूब, जो एनजी ट्यूब होता है, एनजी ट्यूब फीडिंग देंगे, या ओआरएस का घोल देंगे, क्या देंगे? तो बच्चों में मिल्ड डायरिया हो तो डायरिया के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं? ओआरएस का घोल देते हैं, आपको पता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, माता द्वारा बच्चों को जो इम्यूनिटी प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? अब आपको पता है कि माता से प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा से भी बच्चों को मिलता है, साथ में बच्चा जब जन्म ले लेता है तो माँ के दूध से भी जो है इम्यूनिटी मिलता है बच्चे को। तो इनसे जो मिलने वाला इम्यूनिटी होता है किस प्रकार का होता है? आप लोग पढ़े होंगे, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है ना। तो आप लोग को बताना है, सक्रिय होता है यानी एक्टिव होता है, पैसिव निष्क्रिय, ए एंड बी यानी ए और ए दोनों होता है, या फिर कोई नहीं होता है। तो माय डियर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो माता से मिलने वाला जो इम्यूनिटी होता है वह निष्क्रिय होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन है, ब्लाइंडनेस का सबसे अधिक कारण क्या होता है? जो अंधापन होता है, अंधापन का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है? ठीक है, दर्द युक्त, ठीक है ना, दर्दमय त्रुटि। दर्दमय त्रुटि का मतलब होता है दिखने में समस्या होना और दर्द होना। ट्रेकोमा, मोतियाबिंद जिसे हम लोग कैटरेक्ट कहते हैं, और मधुमेह संबंधी रेटिनोपैथी। मधुमेह से जो रेटिना की क्षति होती है उसे मधुमेह से संबंधित रेटिनोपैथी कहते हैं। और ऐसे में ब्लाइंडनेस का सबसे अधिक जो कारण होता है इन ऑप्शन में, वह अपना ऑप्शन नंबर सी कैटरेक्ट होता है, आप लोग को पता है। पांचवा क्वेश्चन है, इन्फेंट मोर्टालिटी यानी शिशु मृत्यु का सबसे अधिक कारण क्या है? इनमें बताना है कि शिशु मृत्यु का सबसे अधिक कारण क्या है? समय से पहले जन्म, दस्त यानी डायरिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं तीव्र श्वसन संक्रमण, और जन्म के समय कम वजन। माय डियर मैं बता दूं, अगर ऑप्शन में आपको प्री मैच्योर नहीं रहे, प्री मैच्योर के जगह अगर श्वास अवरोध रहे, रिस्पायरेशन एस्फेक्सिया रहे, तो राइट आंसर अपना श्वास अवरोध यानी एस्फेक्सिया मारना है, ठीक है, मृत्यु का सबसे ज़्यादा कारण। अगर यहाँ पे प्री मैच्योर दे दे, प्री मैच्योर बोर्न, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि समय से पहले अगर बच्चा जन्म ले लेता है तो उसमें तापमान की कमी, उसमें श्वास अवरोध, ये सारे, कम वजन, ये सब होता है। तो समय से पूर्व जो है अपना ऑप्शन ए राइट होगा। छठा क्वेश्चन है, कह रहा है FHB यानी फीटल हीमोग्लोबिन है, इनमें से क्या है फीटल हीमोग्लोबिन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A2 और B2, क्या ये होगा? एक होता है अल्फ़ा 2 और एक बीटा 2, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन बी जो है अल्फ़ा 2 और बीटा 2 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे है 2282 है, और डी है ऑप्शन सभी। तो माय डियर मैं बता दूँ, फीटल जो हीमोग्लोबिन होता है, फीटल HB जो होता है, यह आपका जो होता है वह अल्फ़ा 2 एंड बीटा 2 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी है। यहाँ पे यहाँ पे अल्फ़ा है और ये बीटा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे सब देख सकते हैं, डायबिटीज से पीड़ित माता के नवजात शिशु में सर्वाधिक संभावना क्या होगी? मतलब एक महिला है, वो जो है महिला है और वह जो है डायबिटीज से पीड़ित है, ठीक है, तो उसमें शिशु में सर्वाधिक संभावना किस चीज़ का होगा? हाइपरग्लाइसेमिया का होगा, हाइपोग्लाइसेमिया का होगा, छोटा बच्चा होगा, या क्षारमयता होगा? तो माय डियर मैं बता दूँ यहाँ पे कि डायबिटीज़ से पीड़ित जो माता होती है उसके डायबिटीज़ कब होता है? जब बॉडी में इंसुलिन का लेवल जो है बढ़ जाता है, तभी ना डायबिटीज़ होता है। सॉरी, इंसुलिन, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, उसी को ना हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं, चीनी का मात्रा बढ़ जाना। तो एक महिला में अगर डायबिटीज़ है तो शिशु में सर्वाधिक संभावना क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, जब माता में जब आपका डायबिटीज़ बढ़ जाएगा तो बच्चा में डायबिटीज़
ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि महिला में जो सारा चीज़ है वो बच्चा से सीधा कनेक्ट है गर्भ में, तो बच्चे को भी बढ़ता है। और जब ये बढ़ता है बच्चे में तो क्या होता है, जैसे ही बच्चा में ये बढ़ता है ग्लूकोज भी बढ़ जाएगा, और उस दौरान बच्चे में जो है क्या होता है, बहुत ज़्यादा विकास होने लगता है, अधिक इंसुलिन स्रावन होने लगता है, जिससे क्या बुद्धि कम हो जाता है और शरीर का अन्य हिस्सा का वृद्धि ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए देखते होइएगा कि जो डायबिटीज़ से पीड़ित माता है उसका बच्चा जन्म लेता है तो उसका बच्चा का बहुत ज़्यादा विकास, शरीर से बहुत विकास रहता है, लेकिन दिमाग का विकास कम रहता है। ठीक है, तो डायबिटीज़ से पीड़ित जो माता है उसके नवजात शिशु में सर्वाधिक संभावना क्या होगी, सर्वाधिक संभावना यही होगी कि उसके बच्चा में जो होगा वह आपके क्या होंगे, हाइपोग्लाइसेमिया होंगे। हाइपोग्लाइसेमिया क्यों होंगे, क्योंकि जैसे ही आपके माता से ट्रांसफ़र होता है ग्लूकोज बच्चा में, तो उस समय बच्चा का जो ग्लूकोज इंसुलिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। जब इंसुलिन काफ़ी ज़्यादा सिक्रेशन होने लगता है तो ग्लूकोज का मात्रा कम होने लगता है। ठीक है, आगे है 8वां क्वेश्चन है, ह्यूमन मिल्क में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, यानी मनुष्य के जो दूध होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। 3.5, 2.5%, 1.1% एंड डी है 4.5%। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी 1.1% इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बट अगर आपके ये सारा अगर डिजिट में नहीं देकर अगर आपको दे दे मैं यहाँ पे दे दूँ 2%, ठीक है, आपको दे दे 0.8%, ठीक है, आपको दे दे यहाँ पे 3% और एक ऑप्शन दे दे आपको 4.1%, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बी होगा। 0.8 से लेकर 1 तक जो है ये चीज़ें रहता है। आगे बढ़ते हैं 9वां नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ऑक्सीटोसिन देने का प्राथमिक उद्देश्य है, क्यों है। ये बता रहा है कि बच्चा का जन्म हो और जन्म के तुरंत बाद हम ऑक्सीटोसिन क्यों देते हैं, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है। ये पढ़िए, दूध उत्पादन को बढ़ाना, गर्भाशय समस्त्र उत्तेजित करना, दर्द को दूर करना, प्रसवोत्तर के बाद यानी प्रसव के बाद ब्लीडिंग को रोकना। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा सिचुएशन के हिसाब से, चूंकि बच्चे के जन्म होने के बाद देना है, तो बच्चे के जन्म होने के बाद 2 ही 3 चीज़ के लिए देते हैं। ठीक है, एक इसलिए देते हैं ताकि जो ब्लीडिंग है, अनवांटेड ब्लीडिंग है, रक्तस्राव है, उसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, एक होता है दूध को जो है हम क्या करते हैं ज़्यादा जो है स्टिमुलेट कर देता है, तो ये चीज़ें हैं। गर्भाशय उत्तेजित करने के लिए इसका रिस्पॉन्स तब होगा जब बच्चा जन्म नहीं लिया है, तो उससे पहले हम देते हैं यूटेराइन कंट्रैक्शन के लिए, लेकिन जन्म हो गया है तो यह ब्लीडिंग को रोकेगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, सारे थियोरिकल क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि समुदाय स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में, यानी जो कम्युनिटी हेल्थ है उसको प्रॉब्लम को अगर समाधान में समानता का सिद्धांत करना है तो निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है। कहने का मतलब है समुदाय में स्वास्थ्य के समस्याओं को अगर आपको समाधान करना है, समाधान में अगर इक्वलिटी लानी है, समानता लानी है, तो सिद्धांत प्रिंसिपल जो है किसको संदर्भित करता है। मीन्स कहने का मतलब है कि समानता, समाधान में समानता, यानी समानता किसको जो है संदर्भित कर रहा है। समानता का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, तो समानता का मीनिंग होता है कि सबके साथ समान जो है व्यवहार करना। अगर किसी को 2 रुपया दे रहे हैं तो उसको भी 2 रुपया दे, उसको भी 2 रुपया दे। तो सामुदायिक स्वास्थ्य कहने का मतलब होता है कि सबके साथ समान जो है ट्रीट करना, सबके साथ समान जो है देखभाल, समान वितरण करना। समझ गए। अगर किसी को हम एक जैसे दवाई देंगे तो दूसरे को भी एक जैसे देंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी को बहुत अच्छे दवाई दे देंगे, किसी को दवाई नहीं देंगे, ये चीज़ें नहीं। केवल बहुसंख्यक आबादी की स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना। तो क्या इसका ये मीनिंग होगा कि केवल बहुसंख्यक को देखना, तो ये गलत हो जाएगा। विभिन्न जनसंख्या समूहों की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के आधार पर स्वास्थ्य संसाधनों का वितरण करना, क्या ये सही है। समुदाय के सभी सदस्यों को समान संसाधन उपलब्ध कराना। समान संसाधन उपलब्ध कराना मतलब ये कोई मतलब नहीं है कि समस्या का समाधान में समानता कर देगा। ठीक है, सबसे धनी समुदाय के सदस्यों के स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देना। तो क्या सबसे धनी को ही देखेंगे, गरीब को नहीं देखेंगे, तो ये तो समानता नहीं हुआ। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो राइट आंसर क्या होगा कि सबके साथ सबके आवश्यकताओं के आधार पर उसको जो है सबके संसाधनों का, समान संसाधनों का वितरण करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है 11वां नंबर का क्वेश्चन है कि 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिला के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसित स्वास्थ्य जांच है। कहने का मतलब है कि एक महिला है जो 50 वर्ष से अधिक उम्र की है, तो उस महिला में हम क्या चीज़ का जांच सर्वप्रथम करते हैं, देखते हैं। केवल नियमित रूप से रक्त ग्लूकोज
केवल नियमित सर्वाइकल कैंसर की जांच, केवल नियमित त्वचा कैंसर की जांच, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हड्डी की घनत्व की परीक्षण। तो महिला जब एज ज़्यादा होने लगता है तो उसमें जो डेंसिटी होता है, बोन डेंसिटी, यह घटने लगता है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है ऑप्शन नंबर डी, यह अनुशंसित स्वास्थ्य जांच है जो एक महिला में एज बढ़ने के साथ करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 12 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है। भ्रूण के विकार का यानी फीटल डिसऑर्डर के चरण गर्भ अवस्था के किस सप्ताह के आसपास शुरू होता है, ठीक है। भ्रूण के विकार का जो चरण होता है, मैं बता दूं यहाँ पे माय डियर, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भ्रूण विकास होगा, ठीक है ना, विकार नहीं होगा, ये टाइपिंग में इधर है। भ्रूण के विकास डिवेलप होगा, ठीक है ना, फीटल डिवेलप, फीटल जो डिवेलप होता है, विकास होता है, इसका चरण गर्भ अवस्था प्रेगनेंसी के किस सप्ताह के आसपास शुरू होता है। यानी भ्रूण का जो विकास होता है आगे की तरफ, वह कितने गर्भ अवस्था के कितने समय से शुरू हो जाता है, 9वें सप्ताह, 14वें सप्ताह, 12वें सप्ताह, 7वें सप्ताह। तो माय डियर, ये जो राइट आंसर होगा, लगभग देखा जाता है कि 9 से 10 सप्ताह के आसपास जो है भ्रूणीय विकास जो है शुरू हो जाता है गर्भावस्था में। ओके, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नवजात पुनर्जीवन के दौरान यानी जो फीटल होता है, जो नियोनेंटल होते हैं, नियोनेंट्स रिससिटेशन में पुनर्जीवन करने में अंतःश्वसनीय यानी इंट्रा जो रिस्पायरेशन एनजी जो ट्यूब होता है, इसका संकेत कब दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि बच्चे को अगर जीवन को कठिनाइयाँ हो रही है श्वसन करने में या कोई चीज़ कुछ भी करने में, वातावरण से तालमेल बैठाने में दिक्कत हो रहा है, तो उससे हम लोग पुनर्जीवन करने के लिए अन्य तरीके अपनाते हैं। उन तरीकों में एक तरीका होता है अंतःश्वसनीय इंटूबेशन, यानी इंटूबेशन करना बच्चे को। तो यह इंटूबेशन का संकेत कब आता है ये बताना है। नवजात शिशु प्रीटर्म हो, इनमें से मिकोनियम रंजित एमनियोटिक द्रव हो, हृदय गति 100 BPM से ऊपर हो, सकारात्मक दबाव वाला वेंटिलेशन अप्रभाव हो। कहने का मतलब है बच्चा को पुनर्जीवन करना है और बच्चा समस्या से जटिलता से जूझ रहा है, आप उसे वेंटिलेशन पर डाल चुके हैं लेकिन फिर भी वह अनइफेक्टिव है, अप्रभावशील है, तो उसे हम जो है ये श्वसनीय इंटूबेशन करते हैं, ठीक है, ट्यूब जो है इंटूबेट करते हैं। ओके, आगे है यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है माय डियर। क्वेश्चन करा है, माता पिता को बचपन के पोषण के बारे में शिक्षित करने में एक नर्स को क्या प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या पूछ रहा है, माता पिता को बचपन के पोषण, यानी बचपन के पोषण कहने का मतलब है कि छोटे आयु में, ये नहीं कह रहा है कि नवजात, या ये नहीं कह रहा है शिशु, ये चीज़ें टर्म ध्यान में रखना पड़ेगा। बचपन कहने का मतलब है 3-4 साल 5 साल के भी बच्चे हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही नवजात कहता, जैसे ही नवजात या शिशु कहता, तो नवजात हम लोग जानते हैं क्या होता है, शिशु जानते हैं क्या होता है, तो उस हिसाब से फिर देखने लगते हैं। लेकिन बचपन कह रहा है कि बचपन के पोषण के बारे में क्या शिक्षित करेंगे एक माता पिता को, एक नर्स को, ये क्या प्राथमिकता होनी चाहिए। देखिए, विभिन्न विकासात्मक चरणों में बच्चे को पोषण संबंधी आवश्यकताओं को समझना, ठीक है, विभिन्न विकासात्मक चरणों में बच्चे की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को समझाना, यहाँ पे समझाना होगा, नर्स के द्वारा किया जा रहा है ना। पोषक तत्वों के संतुलन पर विचार किए बिना कैलोरी सेवन पर ध्यान केंद्रित करना, क्या ये सही है, गलत है। आप सभी कोई भी भोजन देंगे, बच्चे को पोषण देंगे, वह सारे चीज़ को ध्यान में रख के देंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैलोरी का ही सेवन बढ़ा देंगे बाकी का गड़बड़ा देंगे, तो गलत है। प्राकृतिक खाद्य स्रोतों की तुलना में पूरकों की सिफारिश करना, कहने का मतलब है कि प्राकृतिक खाद्य पदार्थ को छोड़कर सिर्फ ऊपरी आहार देना, तो ये कोई मतलब बनता है, नहीं बनता है। ये तो 6 महीना तक हम सिर्फ स्तनपान कराते हैं, उसके बाद पूरा भोजन स्टार्ट कर देते हैं, तो ये तो गलत हो गया। बच्चे के स्वास्थ्य स्थिति के परवाह किए बिना, देखिए, बिना स्वास्थ्य स्थिति के परवाह किए बिना कुछ भी शुरू करेंगे तो गलत चीज़ है। तो अपना क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है कि बच्चे को विभिन्न विकास को देखते हुए उसके ज़रूरत के हिसाब से पोषण की जो आवश्यकता है उसके बारे में हम उसके माता पिता को समझाएंगे एज ए नर्स। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। थियोरिकल क्वेश्चन समझिएगा, समय लगेगा लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे है, एक समुदाय स्वास्थ्य नर्स के लिए विविध अवधि तक स्वास्थ्य जानकारी संप्रेषित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बड़ा पूछते हैं ताकि आपके समय को किल करे, समझ गए। देखिए, सामुदायिक कम्युनिटी हेल्थ अगर नर्स है, कोई कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स के लिए समझ लीजिए, मैं बता दूं कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स को अगर गांव के छोटे छोटे एरिया में, यानी अनेक आबादी के
बीच में स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी फैलाना है तो उसके लिए स्वास्थ्य संपर्क कम्युनिकेशन के लिए कौन सी विधि जो है सबसे प्रभावी होगी, ये पूछ रहा है। अगर नर्स को या किसी भी कार्यकर्ता को अपनी बात को गांव के छोटे छोटे एरिया में पहुंचाना है तो उसके लिए कौन सी कम्युनिकेशन जो है सबसे प्रभावी होगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, देखिए क्या होगा। विशेषज्ञता प्रदर्शित करने के लिए जटिल चिकित्सा शब्दावली का उपयोग करना। तो जो लोग पढ़े होंगे कम्युनिकेशन में उनको पता है कभी भी जटिल शब्दों का प्रयोग जो है कम्युनिकेशन में नहीं किया जाता है, तो ये गलत हो गया। सभी स्वास्थ्य संचार के लिए पूरी तरह से लिखित सामग्री पर निर्भर रहना, क्या ये सही है? किसी भी स्वास्थ्य संचार कम्युनिकेशन के लिए पूरी तरह से सिर्फ लिखित सामग्री यानी सिर्फ लिखने वाले चीज पर ही निर्भर रहेंगे, क्या ये सही है? संचार पद्धति को समुदाय की सांस्कृतिक, भाषाई और साक्षरता आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। जो लोग पढ़े होंगे कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल उनको पता होगा कि कम्युनिकेशन में हमेशा सांस्कृतिक, लैंग्वेज और वहाँ के लिटरेची जो है, लिटरेचरी जो रेट होता है उसको ध्यान में रखकर आवश्यकता के अनुसार जो है हमें बात करनी चाहिए। अब ऐसा ना है कि ऐसा इंग्लिश बोलने लगे, लोग पढ़े लिखे कम है इंग्लिश बोलने लगेंगे तो आपको बातों को समझेंगे नहीं, समझेंगे तो फिर फालतू का हो जाएगा, प्रभावी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं यह जो है ये आपका सही है। ठीक है, कहने का मतलब है संचार पद्धति को, कम्युनिकेशन सिस्टम को समुदाय के सांस्कृतिक, भाषाई, साक्षरता इन आवश्यकताओं के अनुरूप बनानी चाहिए। मतलब जैसी आवश्यकता हो, लगे कि लोग साक्षर कम हैं, लोग भाषा के कम जानते हैं, तो वैसा ही उनके अनुरूप हम काम करेंगे। तो ये ऑप्शन सही है। ओके, बाकी देख लीजिए, समुदाय की भाषाई विविधता की परवाह किए बिना, यानी अलग अलग जो भाषा होता है उसके बिना प्रवाह किए आप काम करने लगेंगे तो गलत चीज़ें हैं। ठीक है, आपके बातों को, लैंग्वेज को, लोग भाषा को समझेंगे ही नहीं तो आप क्या कर लीजिएगा, बेकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है, देख सकते हैं, इम्पिटिगो वाले बच्चे को प्रबंध करते समय पहली पंक्ति की चिकित्सा आमतौर पर कौन सी होती है, यानी फर्स्ट लाइन का ट्रीटमेंट इम्पिटिगो के लिए क्या होगा इनमें। सबसे पहले तो आपको कमेंट करना है इम्पिटिगो हम पढ़ा चुके हैं, किससे रिलेटेड ये जो है आपके जो है रोग है। ठीक है, किससे संबंधित यह रोग है आपको बताना है, हम पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आपको बताना है। देखिए फर्स्ट लाइन का जो इसके लिए चॉइस ड्रग है, टॉपिकल एंटी फंगल क्रीम, टॉपिकल म्यूपिरोसिन, सिस्टमेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मौखिक एंटीस्टेमाइन्स। ठीक है, अब देखिए ये जो राइट आंसर इसका है इम्पिटिगो के लिए फर्स्ट लाइन जो ड्रग है वो टॉपिकल म्यूपिरोसिन है। म्यूपिरोसिन एक एंटी फंगल जो है आपके एंटी माइक्रोबियल ड्रग है, ये है क्या बोलते हैं, ऑइंटमेंट है जो आपको इस्तेमाल किया जाता है त्वचा रोग के लिए। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। संदिग्ध प्लेसेंटा अब्रप्शन, यानी प्लेसेंटा एब्रप्शन क्या होता है, प्लेसेंटा एब्रप्शन क्या होता है, आप सभी से ये पूछ रहा है प्लेसेंटा एब्रप्शन। तो प्लेसेंटा अपरा पृथक्करण, यानी अपरा का अलग हो जाना गर्भाशय से, गर्भाशय की दीवार से अपरा का समय से पहले रिमूवल हो जाना ही जो है प्लेसेंटा एब्रप्शन कहलाता है। तो इस मामले में इमीडिएट तत्काल संदर्भ के लिए मुख्य संकेतक कौन है, मतलब अगर पता चले प्लेसेंटा जो है एब्रप्स कर गया है, पृथक हो गया है, अलग हो गया है, तो तत्काल उसके लिए मुख्य संकेत क्या होता है, इमीडिएट जो साइन होता है क्या होगा। देखिए, गर्भाशय की कोमलता के साथ योनि से रक्तस्राव, स्थिर भ्रूण की हृदय गति, पिछली कम जोखिम वाली गर्भ अवस्थाओं का इतिहास, पेट में हल्की परेशानी। तो देखिए जब प्लेसेंटा एब्रप्स कर जाता है तो काफ़ी तेज, चूँकि वह यूट्रस के दीवार को छोड़ दिया रहता है तो काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है योनि से, और जो यूट्रस होता है वह सॉफ्ट हो जाता है, कोमल हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। 18 नंबर है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में स्वास्थ्य परामर्श का एक मूलभूत सिद्धांत क्या है। देखिए सब थ्योरिकल क्वेश्चन है। अब आपको कम्युनिकेशन का थ्योरिकल के बारे में आया, यहाँ काउंसलिंग के बारे में आ गया, हेल्थ एजुकेशन के बारे में आ गया था ऊपर, तो ये सब चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। समझ गए, अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी भी दौर है, समझ लीजिए। मैं इसीलिए ऐसे प्रश्न ला रहा हूँ, वरना एग्जाम में तो लोग बैठे ही रह जाते हैं, जिसको बनाना होता है बनाते हैं, वरना वापस घर आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये सिद्धांत बताना है, ठीक है ना। नर्सिंग में स्वास्थ्य परामर्श का एक मूलभूत सिद्धांत बताना है, काउंसलिंग का एक सिद्धांत बताना है। सिद्धांत मतलब इस चीज़ के लिए अच्छी बातें कौन सी है, तो काउंसलिंग के लिए इसमें अच्छी बातें कौन है इसको बताएंगे। देखिए, ग्राहक के साथ गैर निर्णायक, मतलब ऐसा गैर निर्णायक मतलब निर्णय के विरुद्ध नहीं जाना। ठीक है, सहानुभूतिपूर्ण और सहायक संबंध स्थापित करना। क्या ये काउंसलिंग के लिए सही है कि एक क्लाइंट के लिए हम गैर निर्णयात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, सहायक संबंध स्थापित करेंगे?
तो मुझे लगता है ये बातें सही है। और भी बातें सही है, देख लेते हैं। ग्राहक स्वायत्ता पर निर्देशात्मक सलाह पर जोर देना, यानी ग्राहक स्वयं का जो निर्देश है उसके सलाह पर जोर देना। कहने का मतलब है कि ग्राहक के ऊपर अपनी बातों को, अपनी सलाह को जोर देना, मतलब अपनी बातों को मनवाना, जबरदस्ती, ये होना चाहिए नहीं, ये गलत है। ठीक है। स्वास्थ्य के भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक पहलुओं के बारे में चर्चा से बचना, गलत। काउंसलिंग इसीलिए किया जाता है ताकि पूरे क्वेश्चन सवाल जवाब किया जाए, तो आप चर्चा करने से क्यों बचेंगे, तो ये तो गलत है। परामर्श सत्रों को केवल सूचनात्मक आदान प्रदान तक सीमित रखना, गलत। परामर्श सत्र जब चले, काउंसलिंग जब पीरियड चले, तो उसमें सिर्फ सूचना का आदान प्रदान क्यों, पूरे डिटेल जो है काउंसलिंग में चलता है। क्या समस्या है, क्या हो रहा है, कब से हो रहा है, आपको क्या डिमांड है, क्या करना चाहते, टोटल जो है एकदम विस्तृत से जो है खुली चर्चा होती है, तो इसलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी काउंसलिंग में गैर निर्णयात्मक कोई ऐसा निर्णय नहीं लेंगे जो उसके विरुद्ध हो। ठीक है। सहानुभूतिपूर्ण और सहायक संबंध वाला होना चाहिए, तो ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं। टीकाकरण के बाद सुई चुभने से चोट लगने की स्थिति में पहला कदम निम्न में से क्या है। टीकाकरण हुआ, टीकाकरण के बाद सुई चुभने से आपको कोई जख्म आ जाता है, तो उस स्थिति में पहला कदम आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। पहला कदम एंटीबायोटिक मलहम लगाना, क्षेत्र को साबुन और पानी से धोना, घाव को पट्टी से ढकना, खून निकलने के लिए घाव को तुरंत दबाना। तो देखिए, अगर आपको टीकाकरण के बाद सुई चुभने के जगह पर कोई जख्म वगैरह हो जाए, तो सबसे पहले आप उस क्षेत्र को सफाई कर दें। ठीक है। पानी और साबुन से उससे धो दे। ओके, पहला काम आपको यही करना चाहिए। आगे 20 क्वेश्चन है। टाइप बी उपकेंद्रों से प्रति माह कितनी डिलीवरी की उम्मीद की जाती है। जो टाइप बी प्रकार के उपकेंद्र, जो सब सेंटर होता है उपकेंद्र, प्रति माह जो है कितनी डिलीवरी की उम्मीद की जाती है। लगभग 20, 30 से अधिक, लगभग 15, 10 से कम। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, लगभग उम्मीद तो की जाती है कि 20 तक भाई हो जाए, तो सही है, ऑप्शन ए राइट है। देख लीजिए यहाँ पे थ्योरिकल क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि आयोनाइजिंग विकिरण नसबंदी के लिए प्रभावी है। क्यों प्रभावी है? क्यों प्रभावी है? क्योंकि यह मुक्त कण उत्पन्न करता है जो माइक्रोबियल डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। क्या ये सही है? इसमें वस्तु का तापमान बढ़ जाता है। क्या ये सही है? कीटाणुनाशकों में रासायनिक प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है। क्या ये सही है? या फिर माइक्रोबियल कोशिकाओं के वाष्पीकरण का कारण बनता है। इनमें क्या राइट होगा? आयोजेनाइक विकिरण जो स्टेरलाइज को, देख लीजिए यहाँ पे, ये नसबंदी कहने का मतलब है कीटाणुनाशन, हिंदी में इसे नसबंदी कर दिया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नसबंदी कहने का मतलब है स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइज यानी कीटाणुनाशन। ठीक है, कीटाणुनाशन होगा इसका हिंदी, ये नसबंदी नहीं होगा। तो कीटाणुनाशन के लिए प्रभावी कौन है, आपको इसमें कमेंट करके बताना है। किसके लिए? आयोनाइजिंग विकिरण के लिए। ओके, आगे मैं बढ़ रहा हूँ। 22 नंबर का क्वेश्चन है। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि आपात स्थिति में उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए फर्स्ट लाइन मेडिकेशन निम्न में से कौन है। इमरजेंसी सिचुएशन में हाइपरटेंशन के लिए कौन से इसमें से फर्स्ट लाइन का ड्रग है। लिसिनोप्रिल, एमिलिडिपिन, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड एंड नाइट्रोप्रासाइड। क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। लिसिनोप्रिल, एमिलोडिपिन, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड एंड नाइट्रोप्रासाइड। क्या होगा फर्स्ट लाइन का ड्रग? एंटी हाइपरटेंशन, इसमें से कौन होगा बताना है आपको। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नाइट्रोप्रासाइड। 23 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के लिए जिला स्टेज के मुद्दे हैं। जिला स्टेज के लिए मुद्दे इनमें से कौन है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के लिए। तो जिला नर्सिंग स्टेज के मुद्दे क्या है? अप्रवासियों की संख्या में वृद्धि, शहर की मलिन बस्तियों में भीड़ भाड़ का बढ़ना, अपर्याप्त स्वच्छता प्रथाएं, औद्योगिक क्रांति में वृद्धि। तो देखिए मैं बता दूं, कहीं सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स जो जिला नर्सिंग स्टेज होता है वह आपको इनमें से राइट आंसर ही होगा कि वृद्धि यानी लोगों की बढ़ती संख्या। तो यह जो है मुद्दा होता है, एक मुद्दा है, ठीक है ना, चैलेंज होता है। तो अप्रवासियों की संख्या में वृद्धि यह एक मुद्दा है। शहर की मलिन बस्तियों में भीड़ भाड़ का बढ़ना ये भी एक मुद्दा होता है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। अपर्याप्त स्वच्छता प्रथाएं, लोगों के बीच में ऐसी प्रथाएं जो अस्वच्छ, जो अपर्याप्त हो, लोगों में वैसा जो है प्रथाएं हैं जो अपर्याप्त स्वच्छता को जन्म देता हो। तो कहीं ना कहीं यह तीनों मुद्दा अपना बन रहा है। ये भी जनसंख्या को बढ़ा रहा है, और जनसंख्या बढ़ना बीमारी को न्योता देना, ये भी भीड़ भाड़ को बढ़ना, जनसंख्या का न्योता देना, तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा है। और औद्योगिक क्रांति में वृद्धि, तो औद्योगिक क्रांति में वृद्धि ये कोई मुद्दा अपना नहीं है, ये अलग की मुद्दा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए देख लीजिए। ऑप्शन में है
ए केवल 1 2 3, केवल 2 4, केवल 1 3 4, केवल 1 3। तो राइट आंसर जो होगा यह होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 है ब्लास्टोसिस्ट का आरोपण कहाँ पे होता है। जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसका इम्प्लांटेशन कहाँ होता है। फैलोपियन ट्यूब, एंडोमेट्रियम में, अंडाशय में, गर्भवती स्त्री के रोग विशेषज्ञ। तो ये तो कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, इंडोमेट्रियम, अंडाशय। तो राइट आंसर जो होगा इसका वह गर्भाशय के इंडोमेट्रियम दीवार पर जो है ब्लास्टोसिस्ट जो है आरोपण होता है। आगे 25 है निपल में 15 से 25 यानी 15 to 25 छिद्र होते हैं जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है। लैक्टोफेरस डक्टस, सेमिनिफेरस डक्टस, दूध वाहिनी और छिद्र यानी पोर्स। तो अगर निपल के आसपास जो 15 से जो 25 जो छिद्र होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं लैक्टोफेरस डक्टस। ठीक है, लैक्टोफेरस डक्टस। आगे है 26 थायराइड फॉलिकल्स में किस प्रकार का एपिथेलियम पाया जाता है। जो थायराइड फॉलिकल होता है उसमें किस प्रकार के एपिथेलियम पाया जाता है। सैक्वम, घनाकार, संक्रमणकालीन एंड स्तंभाकार। तो आपको पता होगा एपिथेलियम उत्तर के टाइप्स आप लोग पढ़े हैं। जो क्यूबिक होता है, घनाकार होता है, वह थायराइड फॉलिकल्स में पाया जाता है, घनाकार। ठीक है, 27 है रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस। ध्यान दीजिएगा, Ca और फास्फोरस। ठीक है, पीएच। रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किसके द्वारा स्रावित हो रहा है। हार्मोन नहीं पूछ रहा है, ठीक है, हार्मोन जो किसके द्वारा स्रावित हो रहा है यानी ग्रंथि का नाम पूछ रहा है कि वह कौन सा हार्मोन का तो क्वेश्चन उठ ही गया, लेकिन हार्मोन नहीं पूछ के ग्रंथि का पूछा है। तो कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करने वाला जो ग्रंथि है वो कौन है। थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, प्यूटिड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। माय डियर, मैं बता दूं कि रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रण जो है पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्वेश्चन भी आ गया कि पैराथायराइड किस हार्मोन का उत्पादन करता है, बताना है। ठीक है, कैल्सिटो, पीटीएच, ठीक है, पीएफएच एंड इंसुलिन। तो पैराथायराइड जो होता है वह आपका पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज करता है, ऑप्शन नंबर बी, पीटीएच। ठीक है, आगे बढ़ूँ। 29 नंबर है टी लिम्फोसाइट में परिपक्व होते हैं। टी लिम्फोसाइट कहाँ पे परिपक्व होते हैं। प्लीहा में, थाइमस में, लाल अस्थि मज्जा में या फिर थायराइड में। तो टी लिम्फोसाइट जो होता है वह अपन थाइमस, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। ओके, 30 और आज का आखिरी क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क के पिनियल ग्रंथि से संबंधित मेलाटोनिन का स्राव करती है, किस लिए करती है ये बताना है। मानव मस्तिष्क का जो पिलियन ग्लैंड है उससे संबंधित मेलाटोनिन का स्राव करती है। कैसे। क्रोध से, शरीर का तापमान से, गंध से, त्वचा का रंग। माय डियर, मैं बता दूं मेलाटोनिन जो होता है यह आपको नींद को प्रेरित करता है। तो जैसे ही देखिएगा बहुत लोग को जो है लाइट बंद होते ही नींद आ जाता है। तो मेलाटोनिन चूंकि यह प्रकाश को क्या करता है, प्रकाश जैसे ही बंद होता है यह बढ़ने लगता है जिससे नींद को प्रेरित करने लगता है। ठीक है, और अधिक प्रकाश में मेलाटोनिन जो है क्या होता है, कमने लगता है। तो ये जो है शरीर का तापमान भी बढ़ने से मेलाटोनिन का स्राव जो है आपको संबंधित है। तो ये हो गया अपना जो है समापत। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको 30 क्वेश्चन करा दिया। अब आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना है और अच्छे से इसको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।